जय हिंद फ्रेंड्स। कल हम मनाने जा रहे हैं अपने देश का एक और स्वतंत्रता दिवस। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमसे एक वादा चाहा है। वही वादा ये है कि आप लोग घर घर तिरंगा लगाएं और अपने यूनिटी यानी कि एकता को दिखाएं। तिरंगा हमारे देश के 3 चीज़ों को प्रतीकता रूप से दिखाने की कोशिश करता है। सबसे पहले सैफरॉन कलर, जिसको हम केसरिया कलर कहते हैं। केसरिया कलर हमारे देश की आज़ादी में लड़ने वाले क्रांतिकारियों के त्याग को दिखाता है। और दूसरी तरफ है हरा कलर। हरा कलर जो है वो हरियाली, प्रसिद्धि, समृद्धि को दिखाता है। तीसरा कलर है सफ़ेद। सफ़ेद कलर जो है वो श्वेत यानी कि शांति का प्रतीक होता है। और बीच में एक अशोक चक्र है जो कि हमें बताता है कि हमें हमेशा गतिशील यानी कि चलता हुआ रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं। तो झंडा अगर आपने आप घर पे लगाते हो तो उसके पहले उसका मतलब जानो कि आखिर उसका इस्तेमाल क्या है। झंडा लगाने के पीछे लक्ष्य क्या है। झंडा लगाने के पीछे जो हमारा मकसद है वो कोई छोटा मोटा मकसद नहीं। और वैसे तो बच्चों के लिए इंडिपेंडेंस डे एक छोटा सा त्यौहार के रूप में आता है और उनको लगता है कि आज इंडिपेंडेंस डे है तो आज बड़ा मजा आएगा, स्कूल चलेंगे और स्कूल में प्रोग्राम्स होंगे, एंजॉय करेंगे, लड्डू मिलेगा और खा करके घर आएंगे। लेकिन उन बच्चों को कुछ चीज़ें जाननी होंगी, कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि ये आज़ादी जो हमें प्राप्त हुई है, ये आज़ादी ये केवल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी है अपने अधिकारों की आज़ादी, ये आज़ादी है स्वतंत्रता से आज़ादी, ये आज़ादी है शिक्षा लेने की आज़ादी, ये आज़ादी है अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने की हक की आज़ादी। ये आज़ादी एकमात्र अच्छे कपड़े पहन कर रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि ये आज़ादी मिली है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को प्रसिद्धि दिलाने के लिए। और जब भी देश की बात होती है तो अंदर से एक अजीब सा जोश उठता है मन में कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। और इसी में मैं लगा हुआ हूँ। अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने आसपास के लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश है कि अपने देश को समझो, अपने देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझो, अनेकता में भी एकता। इतने सारे प्रांत, इतने सारे प्रदेश, इतनी सारी जातियाँ, इतने सारे भाषाएं, इतने सारे मतभेदों के बावजूद एक भारत जो है वो अखंड भारत के रूप में हमेशा खड़ा रहता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इतिहास से जुड़े कुछ ऐसी पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। असल में लड़ाई स्टार्ट होती है 1857 में। 1857 जिसको हम प्रथम इंडिपेंडेंस डे का वॉर कहते हैं, जिसमें मंगल पांडे ने मेरठ से लड़ाई को शुरू किया। और उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज को बाइकआउट करना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों ने ग्रीस के अंदर सुअर और गाय से के चमड़ों से बने हुए गन पाउडर को बना रखा था, जिसको इस्तेमाल करने के लिए उसको दांत से काटना होता था। यहाँ से लड़ाई शुरू होती है और वहाँ से एक बार यूनिटी हमारे देश की नज़र आती है, जब कानपुर से, लखनऊ से, महाराष्ट्र से, अवध से, बंगाल से अलग अलग लीडर्स एक साथ खड़े होते हैं। एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई, तो एक तरफ हजरत महल, तो दूसरी तरफ मुगल बादशाह। ये सब एकवट हो जाते हैं और एक साथ मिल करके लड़ाई को शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद ये लड़ाई धीरे धीरे कम होती जाती है और 1857 के बाद हमारे यहाँ गवर्नर जनरलों का नियम लगा दिया जाता है। फ्रॉम 1857 to 1915 our nation has been extremely violated by these rubbish English peoples। और ये जो 50 साल का समय था, 1857 से लेकर के लगभग 2000 बोल रहा हूँ, 1915 के बीच का, ये एक ऐसा समय रहा है जिस समय भारत सबसे ज़्यादा तकलीफ में था। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था गवर्नर जनरल का रूल आ गया हमारे देश के अंदर और समस्याएं बढ़ने लगी, टैक्सेस बढ़ने लगे, आम जनता परेशान, जनता त्रस्त, राजा मस्त। समस्याएं बढ़ती जा रही थी और जब जब समस्याएं बढ़ती हैं तो मुझे श्लोक याद आता है गीता का। श्री कृष्ण ने कह रखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्यहम् परित्रणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब अधर्म होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होगा और जो कि अखंड भारत का निर्माण करेगा। और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी है। मैं सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने 7%
जो लिटरेट जनता थी, महज 7%, आप कल्पना करके देख सकते हैं हमारे देश में केवल 7% लोग ऐसे थे जो लिख पढ़ दोनों सकते थे। इस व्यक्ति ने इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया, बहुत साधारण तरीके से। 1915 में गांधी लौटते हैं भारत, और भारत लौटने के बाद से 3 तरह के अलग अलग सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए जाते हैं। 1916, 1917 और 1918, चंपारण, खेदा और गुजरात में अहमदाबाद। ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट ये एक अलार्मिंग क्लॉक है अंग्रेजों के लिए कि बेटा अब तैयार हो जाए, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। और उसके बाद से एक से एक लीडर्स, जब एक आदमी अपने अंदर जज्बा लेकर के आगे निकलता है, उसको सहयोग करने के लिए पूरा भारत खड़ा हो जाता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी का हाल है, वो एक बार अगर कोई बात कह देते हैं तो हमारा पूरा देश उसको मानता है, हम लोग उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको लगता है, हमें ये विश्वास है कि वो हमारे देश के एक जिम्मेदार गार्जियन के रूप में, इसीलिए हम उनकी बातों को मानते हैं। और वहाँ से गांधी ने कभी पलट करके पीछे नहीं देखा। 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 2 साल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है और फिर होता है चौरी चौरा कांड, जिसके बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पीछे लेने का बस एक ही कारण था। कारण क्या था? वो कारण ये था कि चौरी चौरा में जब इंसिडेंट होता है तो अब गांधी समझ गए थे कि हमारे देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आंदोलन करने के लिए बार बार बाहर आएंगे, और इस समय अगर अंग्रेजों ने भारतीयों को पीट दिया तो वो घर से फिर बाहर निकलेंगे नहीं। तो इस समय गांधी के लिए यही उचित था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लें। गांधी जी को 2 साल की जेल हो जाती है, लेकिन 1924 में ही उनको छोड़ दिया जाता है। 1928 साइमन कमीशन देश में आता है और यहाँ के लोग भारी मात्रा में उसका विरोध करते हैं। 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दूसरे में जाना उचित समझते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे अंग्रेजों का प्रस्ताव उनको पसंद आता ही नहीं है। यहाँ से जुड़ी हुई एक कहानी है। कुछ दिन पहले हमारे ही देश के एक संत ने गांधी को बुरा भला कहा था। शायद उनको पता नहीं है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में जब गांधी इंग्लैंड गए थे तो उनको रिसीव करने के लिए वहाँ का पूरा पार्लियामेंट आया हुआ था। अगर एक आम भारतीय वहाँ जाता है तो शायद उसको रिसीव करने कोई नहीं आएगा। तो गांधी को गाली देने वाला व्यक्ति कोई जाहिल ही हो सकता है, कोई समझदार आदमी हो ही नहीं सकता है। गांधी को गाली केवल जाहिल लोग दे सकते हैं। जो गांधी को समझते हैं, जो गांधी को पढ़ते हैं, जो गांधी के बारे में जानकारी रखते हैं, वो कभी उनको गाली नहीं दे सकते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आता है 1942। मैदान तैयार है, गांधी मजबूत है और उन्होंने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया। अब कोई ताकत नहीं रोक सकती अंग्रेजों को भागने से। उसके बाद से अंग्रेज तो फंस चुके थे, क्योंकि 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इसमें अंग्रेज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सैनिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। कहानी आगे बढ़ती है और अब अंग्रेजों को यहाँ से जाने का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है कि बेटा सर्टिफिकेट पकड़ो और निकलो, बहुत हो गया, बहुत लूटा, बहुत खाया। अब भारत अपने पैरों पे खड़ा होगा। और इसी समय भारत के अंदर एक हीरो का उदय हो रहा है। वो हीरो कौन है? वो हीरो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस हीरो ने अपने दम पर एक संविधान का निर्माण कर दिया। महज 21 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे यहाँ 21 साल के नौजवान कमला पसंद खा करके सरकारी दफ्तरों में जाके थूकते हैं सर, और वो महज 31 साल की उम्र में फांसी चढ़ जाता है अपने देश के लिए। सर 21 साल की उम्र में उसने लगभग 30 किताबें लिखी सर, 30 किताबें। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि आप अपने जीवन में 30 किताबें लिख पाओगे। उन्होंने केवल 21 साल की उम्र में, और जिस समय उनको फांसी दी जा रही है उनका वजन कराया गया और वजन उनका 4 किलो बढ़ गया। आदमी का वजन तभी बढ़ता है जब उसको किसी बात की खुशी हो। आप सोच करके देखिए, जिस आदमी को फांसी दिया जा रहा है उसका वजन बढ़ जाता है। फांसी देने के लिए जेलर उनके पास पहुंचता है, उनसे कहता है कि समय आ गया। उनका जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें 14 पेजेस बचे हुए हैं, ये पढ़ लेने दो, उसके बाद फांसी दे देना। आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं
क्या जज्बा रहा होगा उस व्यक्ति के अंदर, जो मरने जा रहा है लेकिन किताब पढ़ रहा है। और यहाँ हमारे नौजवान का बोर्ड है और वो बैठ करके पबजी खेल रहे हैं, टेम्पल रन खेल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, कहानी वहां से बदलती है। 1947 आजाद होता है। आजाद तो हो गया था भारत, लेकिन हर तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिली। इसीलिए 2 साल तक इसको डोमिनियन स्टेटस का एक प्रावधान सुनाया गया। बट 2 साल के बाद 1950 26 जनवरी को देश गणतंत्र होता है। उसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत का निर्माण शुरू होता है। कुछ लोग नेहरू को भी गालियां देते हैं। ऐसे लोग जाहिल हैं जो नेहरू को गाली देते हैं, याद रखिए। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति नेहरू का सम्मान करेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि उस समय जो देश की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति से हमारे देश को केवल एक ही आदमी बाहर निकाल सकता था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिराक गोरखपुरी ने कहा है कि भारत में केवल 1.5 लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी आती है, एक मैं और आधा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप कल्पना कर सकते हैं, जब उनका देहांत हुआ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब भारत जाकर के फायदा ही क्या, बात किससे करें, जिससे बात करना था वो तो ये देश उन वीर जवानों का देश रहा है, जिसमें से एक वीर जवान मैं भी। आज़ादी की लड़ाई तो नहीं लड़ सका, लेकिन अपने घर से ही एक ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा जिसमें यूथ को जोड़ूंगा और यूथ को जोड़ करके अपने देश को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। ये सबसे पहले राष्ट्र के देश से अपने देश को मजबूत बनाओ, सशक्त बनाओ। और जो लोग डर के छुपे हुए हैं और जो देश के दुश्मन हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। क्यों जो ऊपर आदमी बैठा हुआ है ना सर, नरेंद्र मोदी, यहाँ से थोड़ा सा खिसका हुआ आदमी है। और जो प्रदेश में बैठे हैं ना, योगी आदित्यनाथ, ये उनसे भी ज़्यादा खिसका है। इन दोनों का जिस दिन माथा खराब हुआ तो फिर क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज से देश के लिए कसम खाते हैं कि जब तक जिएंगे देश को मजबूत बनाने के लिए जिएंगे, सशक्त भारत का निर्माण करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने में जो भी कुछ हो सकता है करेंगे। घर से बैठ करके करेंगे, बाहर जा करके करेंगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे, मसल पावर के थ्रू करेंगे, जैसे भी कर सकते हैं करेंगे, लेकिन देश को आगे बढ़ाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि देश है तो हम हैं, देश है तो हमारा अस्तित्व है, देश है तो हमारी खुशी है, देश है तो हमारी संस्कृति है, देश है तो तभी हमारा परिवार है, और परिवार ही सब कुछ होता है। तो ध्यान रहे, मेरे साथ इस मुहिम में जुड़िए। एक नए YouTube चैनल का निर्माण मैं करने जा रहा हूँ। एक नया YouTube चैनल बना रहा हूँ जिसमें मैं केवल हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ महान शासकों के बारे में आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान में रखें, भारत को आगे बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।